हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एपी करियर क्लासेज में। आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिक के पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इस चैप्टर के आज हम पार्ट 3 का स्टडी करेंगे। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा गया था कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश के गुण कौन कौन से हैं, मूल प्रकृति आवेश की क्या है, क्वांटम प्रकृति क्या है। और पार्ट 2 में स्टडी किया गया था कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम बल क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है और एप्सिलॉन नॉट का विभव सूत्र तथा कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप प्राप्त किया गया था। आज इसके पार्ट 3 में स्टडी हम करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करेंगे। जितना अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना अधिक से अधिक आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड की जाएगी, ताकि एक अच्छी सी नोटबुक आप अपनी तैयार करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत फर्स्ट लेसन जो आता है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, जिसके भाग 3 में आज हम पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है। तो नोट करेंगे साथ में। नोट करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र हमारा होता है कि किसी भी आवेश का, आपको जैसा कि बताया गया कि आवेश जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। तो उन दोनों आवेशों में से कोई भी अगर एक आवेश लिया जाए तो उसके चारों तरफ कुछ ऐसी दूरियां होंगी कि उस दूरी के अंदर यानी कि उसके चारों तरफ कोई एक ऐसी सीमा बनी रहेगी कि अगर उस सीमा के अंदर हम किसी दूसरे आवेश को लाते हैं तो जो दूसरा आवेश हम उस सीमा के अंतर्गत लाते हैं उस पर बल का आभास होने लगता है। या तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसे धक्का दे रहा है, या तो ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह उसे अपनी तरफ खींच रहा है। यानी कि या तो आकर्षण बल का आभास होगा या तो प्रतिकर्षण बल का। तो वही जिस सीमा के अंतर्गत वह बल कार्य करता है उसी सीमा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि किसी भी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत दूसरा आवेश लाए जाने पर बल का अनुभव करता हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। नोट करेंगे इसे कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत दूसरा आवेश बल का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितना अधिक से अधिक वीडियो लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो जैसा कि आपको बताया गया कि कोई भी आवेश होता है उसके चारों तरफ एक ऐसी सीमा निश्चित होती है कि जिसके अंतर्गत ही वह बल कार्य कर सकता है, उसके बाहर नहीं। तो उस सीमा के अंतर्गत जो बल कार्य करता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि उस आवेश के चारों ओर का जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है वही उसका क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कि अगर उसके अंतर्गत आप कोई भी आवेश लाएंगे तो उस पर या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर वो प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों तरफ की सीमा हमारी ये बनी है कि इसके अंतर्गत अगर हम बाहर से कोई दूसरा आवेश ला रहे हैं तो जैसे ही इसके अंदर प्रवेश करेगा आवेश, मान लीजिए आप माइनस क्यू आवेश ला रहे हैं इसके अंतर्गत, तो इस माइनस क्यू पर आकर्षण बल लगने लगेगा क्योंकि ये विपरीत आवेश हो जाएंगे। जैसा कि आपको बताया गया कि विपरीत आवेश होने पर आकर्षण बल होता है। अगर यही हम प्लस क्यू आवेश ला रहे हैं फिर इसके अंतर्गत, तो जैसे ही इस सीमा के अंतर्गत आएगा तुरंत ये इसे अपने से दूर करने का प्रयास करने लगेगा। यानी कि दूसरा आवेश जो लाएंगे उस पर बल का आभास होने लगेगा। तो इसी चारों ओर के क्षेत्रफल को ही क्या कहा जाता है? वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि अब देखिए इसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आवेश लाएंगे दूसरा तो उस आवेश पर बल लगेगा। और जैसा कि आपको बताया गया कोई भी बल होता है बल को किससे व्यक्त किया जाता है? F से व्यक्त किया जाता है। तो वही प्रति एकांक आवेश पर, यानी कि एक कूलाम आवेश पर जितना बल लगता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कुल आवेश तो हमारा Q है और लगने वाला बल क्या होगा? F होगा। तो एक आवेश का मतलब कि लगने वाला जो बल है, अगर Q आवेश पर बल लगता है F, तो एक आवेश पर बल लगेगा F अपान Q। F अपान Q को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे कैपिटल E से व्यक्त किया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इसे कैपिटल E से व्यक्त किया जाता है। अभी मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर जो आवेश है उस पर कुल कितना आवेश है? Q0 आवेश है और लगने वाला जो बल हमारा क्या है? F है। उसे मानेंगे कि यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धन आवेश Q0 पर लगने वाला बल कैपिटल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू F अपान Q। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन और Q आवेश होता है, इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है न्यूटन प्रति कूलाम। नोट कर लेंगे इसे।
अब इसी में अगला टॉपिक हमारा आता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा विमीय सूत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा यानी कि यम के एस प्रणाली में इसका मात्रक क्या होता है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, उसी को हम लोग जानेंगे। यदि जैसा कि आपको बताया गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विमीय सूत्र है। तो अभी आपको फार्मूला बताया कि E बराबर होता है एफ अपान क्यू जीरो। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E का मात्रक हमें निकालना है, तो E का मात्रक होगा, E का मात्रक एफ, एफ मतलब बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्यों, क्या है, आवेश है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब न्यूटन बल बराबर, जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर इंटू सेकेंड की पावर माइनस 2। तो न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर माइनस 2। कूलाम क्यू बराबर हम जानते हैं फार्मूला होता है आई गुणे टी, यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम बराबर क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो कूलाम के स्थान पे हम नोट करेंगे एम्पियर, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये आ जाएगा हमारा किलोग्राम इंटू मीटर, सेकेंड ऊपर जब जाएगा सेकेंड की पावर माइनस 1 और माइनस 2 घात पहले से है, तो माइनस 1 और माइनस 2 ऐड होकर हो जाएगा सेकेंड की पावर माइनस 3 और एम्पियर की पावर माइनस 1 हो जाएगा। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है एम के एस पद्धति में, यानी कि द्रव्यमान मीटर और सेकेंड के पदों में। अब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, तो वैद्युत क्षेत्र की विमा किलोग्राम को एम से व्यक्त करते हैं, मीटर को एल से, सेकंड को कैपिटल टी, तो कैपिटल टी की पावर माइनस 3, एम्पियर को ए लिखा जाता है, ए की पावर माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लेंगे। फिर से एक बार इसे समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा विमीय सूत्र निकाला गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तथा विमीय सूत्र है। तो फार्मूला आपको बताया गया कि E बराबर होता है एफ अपान क्यू जीरो। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का मात्रक निकालना है। तो एफ, एफ क्या होता है, बल होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन आवेश क्यू और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन बराबर आपको बताया गया था किलोग्राम इंटू मीटर इंटू सेकेंड की पावर माइनस 2 होता है। किलोग्राम बराबर कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर, सेकेंड की पावर माइनस 2 है, और यहाँ बटे से ऊपर जब सेकेंड की पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 1, तो माइनस 2 और माइनस 1 घात मिलकर सेकेंड की पावर हो जाएगा माइनस 3 और एम्पियर की पावर माइनस 1 होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा सूत्र यानी कि विमा बराबर हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस 1।
अगला टॉपिक हमारा आता है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है? वैद्युत बल रेखा होती है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींचा गया हुआ काल्पनिक निष्कोण वक्र, मतलब यह वास्तव में रेखाएं होती हैं, इनकी कल्पना की जाती है कि ये रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींचा गया हुआ काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है, ये हमारा वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। तो डिफिनेशन इसके नोट करेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखाओं के कई गुण होते हैं। इन रेखाओं के गुण भी कई होते हैं। तो उसको भी नोट कर लेंगे। वैद्युत बल रेखा के गुण। वैद्युत बल रेखा के गुण। वैद्युत बल रेखा का गुण, इसका फर्स्ट गुण होता है कि ये रेखाएं जब भी उत्पन्न होती हैं तो धन आवेश से उत्पन्न होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। तो फर्स्ट इसका गुण नोट करेंगे। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दूसरा इसका गुण होता है कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। दूसरा इसका गुण होता है कि कोई भी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तीसरा होता है इसका गुण कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं।
तीसरा इसका गुण है कि ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। चौथा इसका गुण होता है कि ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं या प्रयास करती हैं। ये वैद्युत बल रेखा के हमारे इसी प्रकार के और कई गुण हैं। फिर समझ लेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है, यानी कि लगातार धनावेश का प्रदर्शन करती रहती हैं। वैद्युत बल रेखा के गुण बताया गया कि यह जब भी उत्पन्न होती है तो धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के समाप्त हो जाती हैं। दूसरा गुण इनका होता है कि कोई भी दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तीसरा इसका गुण होता है कि यह खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। जैसे यानी कि रबड़ की डोरी हो, अगर उसे खींच दिया गया और फिर उसको ढील देंगे तो वह सिकुड़ करके लंबाई में छोटे होने का प्रयत्न करता है। ठीक उसी प्रकार से इन रेखाओं में भी गुण होता है। अगला है ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। नोट कर लेंगे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है यह। आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरह से नोटबुक बनवा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हर एक चैप्टर कई पार्टों में आपको पढ़ाया जाएगा और साथ में आप नोटबुक तैयार करते रहेंगे। दिखा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। सेटिंग डालेंगे, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा है। वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि पहले हम यह जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण हम किसे कह सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव का मतलब कोई भी ऐसा निकाय हो जिसमें दो आवेश हो और दोनों आवेश कैसे हो, विपरीत प्रकार के हो, यानी कि परिमाण उनका समान हो लेकिन क्या हो, विपरीत हो। एक धनात्मक हो तो दूसरा क्या हो, ऋणात्मक हो। अगर दोनों आवेश हो और एक दूसरे के विपरीत हो तो वह एक दूसरे से अगर अल्प दूरी पर यानी कि बहुत कम दूरी पर स्थित है तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो नोट करेंगे, वह निकाय जिस पर दो समान परंतु
विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ देखिए आपको बताया कि दो समान आवेश परंतु विपरीत प्रकार के, जैसा हम मान लेते हैं दो हमारे आवेश है, एक ये प्लस क्यू है, दूसरा आवेश क्या है माइनस क्यू है। ये एक दूसरे से 2l दूरी पर, अल्प दूरी क्या हम इनकी मान लेते हैं 2l है, कि एक दूसरे से अल्प 2l दूरी पर स्थित है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। अब इसी में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी, मतलब दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश हो और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका मान हो, और दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो जो गुणनफल होता है उसी गुणनफल को ही हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो नोट कर लेंगे इसे, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल p से व्यक्त किया जाता है। इसे स्मॉल p से व्यक्त किया जाता है, यानी कि द्विध्रुव बराबर आप यहाँ से कोई भी एक आवेश ले लेते हैं तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर हो सकता है आपका कोई भी आवेश हो गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करेंगे, आवेश Q है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है, तो P बराबर में प्राप्त होता है 2ql। अब Q क्या है, आवेश है, 2l क्या है, दूरी है, तो इसका मात्रक आवेश का कूलाम और इसका हो जाएगा मीटर, इसका मात्रक प्राप्त हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। नोट कर लेंगे इसे। आज का वीडियो बस यहीं तक समाप्त किया जाता है।